अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है ना। मैं इस बार आपको इंशाल्लाह दो लेक्चर कवर कराऊंगा, लेक्चर नंबर 17 लेक्चर नंबर 18, क्योंकि दोनों जो है ना आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें लेक्चर नंबर 16 में हमने पढ़ा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है ना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने पढ़ा था कि हम जो है प्लस माइनस वगैरह कैसे करते हैं ऑपरेटिंग के जरिए। ठीक है ना, ऑपरेटर कीवर्ड के जरिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास थोड़ा सा ऊपर है ना, ये सारा का सारा ओवरव्यू है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसमें बेसिकली हमने जो ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास, आप कह सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला। ये बाकी सारे ऊपर वही चीज़ है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 16 में पढ़ा दी है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी। लेक्चर नंबर 17 में जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, कि हम जो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे बनाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो, अगर मैं वीएस कोड में जाऊँ यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मिसाल के तौर पे एक क्लास बनी हुई है हमारे पास ए बी सी नाम से। ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए करके। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है। और जब मैं कह रहा हूँ पी इज इक्वल टू पी, तो हम इसको उस तरह करें कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको उस तरह करके कैसे लिखे हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है ना। ये बेसिकली आप कह सकते हो, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है। इसमें वहाँ पर टेम्प्रेरी कॉपी होती है, वहाँ पर कभी हम परमानेंट कॉपी भी करते हैं हम। ठीक है ना। ये यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जब यहाँ पे देखें ज़रा, अब जो है ना वहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हम यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर को एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर के तीनों में फ़र्क है, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे क्लास बनाई थी पी वाली। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाए थे पी इज इक्वल टू पी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने जो है आप कह सकते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर करने में पढ़ा था हमने। ठीक है ना। तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या फ़ायदा होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की भी आप कह सकते हो कुछ कंडीशन होती है। ठीक है ना। कंडीशंस क्या होती है हमारे पास कि हमारे पास जो है ना, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डीप कॉपी होनी चाहिए। ये नंबर वन कंडीशन ये है। ठीक है ना। ये तो हमारे पास जो है ना बाइनरी ऑपरेटर है, कि आप बाइनरी ऑपरेटर की यूज़ क्यों कर रहे हैं, ओवरलोडिंग यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है। नंबर टू है कि हमारे पास जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर से क्या बनाता है, अगर इसके अंदर कोई भी डायनेमिक मेमोरी आ जाए ना, डायनेमिक मेमोरी से क्या बनाता है, इसमें पॉइंटर्स वगैरह आ जाए, और पॉइंटर्स को आपने एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर डील करना हो, तो उसे हमें कहते हैं डीप कॉपी कहते होते हैं। ठीक हो गया। हमने चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज़ें पढ़ी थी हमने, शैलो कॉपी, डीप कॉपी। ठीक है ना। शैलो कॉपी क्या होता है, जो बिना पॉइंटर वाला हो, और हमारे पास डीप कॉपी क्या हो जिसमें हमारे पॉइंटर्स वगैरह आ जाए। ठीक है। इसमें वहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद के हमारे पास क्या होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, लेकिन हम उसको ओवरलोड करते हैं किसके ज़रिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। होता है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर ही है। ठीक है ना, लेकिन उसे क्या कहते हैं, ओवरलोड करते हैं किसके ज़रिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। ठीक है ना। ये कुछ इसके कंडीशन है इसकी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आप कह सकते हो, ये चीज़ वहाँ पर लेक्चर नंबर 18 की है ये वाली। ठीक है। ये हमारे पास जो तीन पॉइंट्स है, ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 17 के। ठीक है। ये फंक्शन पॉइंट्स वापस क्या है लेक्चर नंबर 18 के, और ये वापस क्या है लेक्चर नंबर 17 के। अच्छा जी। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, जो भी आप कह सकते हैं सी प्लस प्लस हमें खुद प्रोवाइड करता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, क्लास में लेता हूँ मैं। ठीक है ना। यहाँ मैं क्लास में आता हूँ, क्लास। ठीक है ना। यहाँ पर क्लास स्टूडेंट की जगह लिखता हूँ मैं टेस्ट, लिख लेता हूँ मैं। ठीक है ना, ताकि आप समझ में आ जाए, वहाँ पे टेस्ट आ जाए। ठीक हो गया। और साथ ही साथ जो है ना हमारे पास आप जो टेस्ट क्लास की है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक मेमोरी बना लूँगा मैं। मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी बना लूँगा, कौन से वाली, बाय यूजिंग ऑफ पॉइंटर। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया इस तरह करके। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है ये चीज़, ये हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू पास कर दूंगा, इंटीजर वैल इज इक्वल टू जीरो। इंटीजर वैल्यू यहाँ पे मैं इसको खत्म हो जाता हूँ, मैं चीज़ों को। ठीक है ना, यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं इस तरह करके, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद फिर एक्स। ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मेथड होता है, चेनिंग मेथड होता है। ये आपका मैंने आपको समझाया भी था, लिस्ट मैथडिंग मेथड वाला। यहाँ पर बस एक्स है ना। अब उसके बाद यहाँ पर जो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास एक न्यू इंटीजर वैल्यू आ जाए। हमारे पास कौन सी वैल्यू है, इंटीजर नाम की एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, वैल। ठीक हो गया।
ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने। अब यहाँ पे जो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो इसकी पैकेट को क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है, और मुझे यहाँ पे आजा डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा कुछ भी, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा हमारे पास, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू पास करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू पास करूँगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो एक्स वैल्यू बना, एक्स वेरिएबल उसके अंदर सेट कर देगा, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसके अंदर सेट कर देगा। ठीक हो गया। अगर मैं आपको इस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट करके दिखाऊँ तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटीजर वैल इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या होगा, न्यू इंटीजर एक्स इज इक्वल टू वैल, इसका मतलब ये होगा हमारे पास, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, इस तरह हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगी वैल के ज़रिए, जो यहाँ से आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है हमारे पास। इसको मैंने ऐसा करके नहीं लिखा, क्यों, मैं चाहता हूँ शॉर्ट से शॉर्ट हमारा प्रोग्राम बन जाए। ठीक हो गया, मैं इसको यहाँ से भी ख़त्म कर देता हूँ, इन चीज़ों को मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये वापस का डिस्ट्रक्टर आ गया। डिस्ट्रक्टर पे क्या करते हैं हम, डिस्ट्रक्टर आपको मालूम है हमारे पास कब चलता है, जब सारा प्रोग्राम चल जाए। यहाँ पे कर दूँगा, यहाँ पर डिलीट एक्स, जो इसकी डायनेमिक मेमोरी शुरू होगी उससे एंड में क्या कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा डिस्ट्रक्टर के ज़रिए। यहाँ पर लिख भी तो डिस्ट्रक्टर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। यहाँ पास क्या आ गया है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा मैं, साथ ही साथ इसके अंदर ही बना लूँगा बेशक मैं, वॉइड सेट एक्स के नाम से फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है ना। इसमें से आप कह सकते हैं मैंने यहाँ पे वही चीज़ इंट वॉल, जो वहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, सिंपल सा जो ये चीज़ है इसमें मैं इसको सेट कर दूँगा बात, सिंपल सा, ठीक है। जो वाल कौन सा, ये वाला वाल है हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन बना लूँगा वॉइड प्रिंट का, प्रिंट, ठीक है। इससे मैं प्रिंट से क्या बना दूँगा, मैं इससे वैल्यू बस कट करूँगा, कुछ भी नहीं, सी आउट, यहाँ से लिख दूँगा मैं आउटपुट ऑफ एक्स इस, ठीक है ना। यहाँ मैं एक्स की वैल्यू क्या करूँगा, सिंपल से प्रिंट कर दूँगा, ये पॉइंटर एक्स। इससे क्या होगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, इसका एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है ना। जिन्होंने पॉइंटर के बारे में पढ़ा हुआ उन्हें मालूम होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास फंक्शन बन गया। यहाँ पास क्या आ गया, सेट के लिए, यहाँ पे कह सकते सेटर, ये सेटर आ गया। ये यहाँ पे इसका आ गया गेटर आ गया। थोड़ा बहुत इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। फॉर्मेट हो गया वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी, चलिए। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अब जो है ना मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे करूँगा मैं इसका ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा टेस्ट, ठीक है, टेस्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर T1 लिख देता हूँ, मैं ऐसा करूँ T1, ठीक है। T1 के अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ, सपोज करें 20 पास करती है मैंने वैल्यू, ठीक हो गया। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका अंदर ये वैल्यू पास कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, इधर कॉमा लगा कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ मैं कॉमा T3 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा T2 लिख देते हैं हम, T2 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो T2 है इक्वल करूँगा T1 के, T2 को क्या करूँगा मैं, इक्वल कर दूंगा T1 के, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पास, ये हमारे पास चलेगा डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो हमें सी लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करता है, जो हमें सी लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करता है, ये वो चलेगा हमारे पास, ठीक है। T2 के अंदर क्या सेव हो गया, 10, ठीक हो गया। T1 के अंदर क्या सेव हो गया, 10 सेव हो गया, ठीक है ना। यहाँ पास क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर चल रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर T1 जो है ना, यहाँ पे लेकर T1 डॉट सेट एक्स, ठीक है ना। इसके मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करता हूँ, सपोज 30 प्रिंट कर दी मैंने। अब मैं क्या कहता हूँ, T1 डॉट प्रिंट, सेम है चीज़ यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं T2 को, ठीक हो गया। अब चेक करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है, प्रिंट करता हूँ मैं उसको, यानी कि रन किया मैंने, एग्जीक्यूट कर दिया प्रोग्राम को,
अब यहाँ पर देखें हमारे पास आंसर क्या है 30 30। हमारे पास आंसर क्या है इसका 30 और फिर 30। हालांकि हमारे पास पहले क्या था T1 की वैल्यू कैसे 20 थी। ठीक है 20 प्रिंट हो चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 30 प्रिंट हुआ क्यों। यहाँ पर से कॉन्सेप्ट समझे हमारे पास हुआ क्या। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर इसका मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूँ मैं या तो सीधा पेंट में। ठीक है ना, यहाँ पर इसको पेश करता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखे जरा हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है। ये चीज़ आपने बड़ी गौर से समझी। अगर आपने लेक्चर में 17 और 18 समझ है ना पूरा तरीके से अच्छी तरीके से, तो आपने ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। और आपको ये भी कहूँगा कि वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको फाइनल टाइम के जो लेक्चर्स वगैरह आने हैं उसमें भी ये चीज़ काफ़ी काम आ सकती है। ठीक है ना, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएंगे तो आपको जो पिछले लेक्चर होंगे वो भी आपके थोड़े बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, उसमें खासतौर पर आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके अलावा आप कह सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग और पॉइंटर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को तो वजह से सुनेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हो गया यहाँ पर 30 कैसे आया, हमारे पास आउटपुट में यहाँ पर 30 कैसे आया। हमारे पास कहते पहले 20 था। ठीक है ना, आप सपोज कर ले हमारे पास यहाँ पे एक मेमोरी बनी हुई इस तरह करके। ठीक है, ये दो मेमोरी है, मैं ऐसा करता हूँ इसको, इसको बनाया था दो मेमोरी। ये हमारे पास क्या है T1 है, ये हमारे पास क्या है T2 है। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है जो हमारा पॉइंटर होता है वो कौन से फॉर्म में सेव होता है, एक हीप फॉर्म में सेव होता है। ठीक है ना, हमारे पास कौन से फॉर्म में सेव होता है, हीप फॉर्म में। पहले क्या था हमारे पास वैल्यू 20 थी। पहले कौन सी वैल्यू थी हमारे पास 20 थी वैल्यू यहाँ पर 20। ठीक है, लेकिन बाद में क्या करती है मैं 30 कर दी यहाँ पर, इधर मैं 30 करती थी। और T1 जो है किसको रेफर करता है हमारे पास, T1 जो था हमारे पास रेफर करा था किसको, इसको रेफर करा था। ठीक है ना, T1 का एड्रेस कुछ और हो सकता है। T1 का एड्रेस होता है मिसाल के तो 0x21 लिखा होगा सपोज कर ले, T1 का एड्रेस सही है। ठीक है ना, जो किसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, जब मैंने क्रिएट किया T2 का रेफरेंस क्या हो सकता है यहाँ पे 0x27 हो सकता है सपोज कर लें। ठीक है ना, और अभी हम इसके अंदर क्यों वैल्यू लिखी होती है, जब मैंने लिखा T2 इज इक्वल T1, T2 इज इक्वल T1। ठीक है ना, तो उसने क्या किया यहाँ से इसको रेफर कर लिया। जबकि हमारे पास अगर आप देखें हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया था उसके अंदर वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। ठीक है ना, यहाँ पर जब बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। पहले क्या था हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो लिखा होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा। इधर जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको, इससे क्या हुआ था हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला इस तरह करके, जिसकी वैल्यू कहते ज़ीरो थी। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचा, कहाँ पहुँचा, इधर पहुँचा, यहाँ पे लिखा है T2 इज इक्वल टू T1। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास जो ये था वो किसको रेफर करना शुरू कर दिया, इसको। यहाँ से इसका लिंक को ख़त्म हो गया, यहाँ से इसका लिंक अब ख़त्म हो गया। ठीक है ना, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब इससे फ़ायदा खैर हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो गई है, एक मज़ीद क्रिएट हो गई है, जो एक मैं आप कह सकते हैं ना एक एक्स्ट्रा वैल्यू एलोकेट हो गई हुई है, जो कि पहले किसको रेफर करी थी, इसको रेफर करी थी, इसको T1 को, सॉरी T2 को। ठीक है ना, किसको रेफर करी थी, T2 को रेफर करी थी। ठीक है ना, अब क्या हो गया T2 इक्वल T1, यानी कि हमारे पास जो T1 की वैल्यू थी ये वाली वैल्यू अब ये इसको रेफर कर रही है। ठीक है ना, ये भी इसको रेफर कर रही है, ये भी रेफर कर रही है। अब मैंने बाद में क्या T1 इक्वल सेट 30, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास पहले 20 था उसकी वैल्यू चेंज करके मैंने क्या कर दिया, इसको 30 कर दिया। ये वैल्यू खत्म हो गया, 30 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ T1 के वैल्यू 30 आ गया और T2 के वैल्यू 30 आया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों इसी वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, दोनों के दोनों हमारे पास इसी वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास दो मरतबा यहाँ पर आके 30 प्रिंट हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या था, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, मैंने वापस को स्टार्ट किया हुआ था तभी ऐसा हो रहा। ये रन हो जाएगा कोड पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं दो मतलब 30 आ गए। आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर 30 कैसे आ रहा है दो मरतबा। ठीक है ना, अब इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए ना कि यहाँ पर दो मरतबा 30 ना आए, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं हम, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल सा एक कह सकते हैं हम ऑपरेटर ओवरलोडर बनाऊंगा, या इधर ही बना लूँगा सिर्फ क्लास के अंदर ही लिखूंगा। जो यहाँ पर क्लास का नाम है टेस्ट। ठीक है ना, टेस्ट है, आगे रेफरेंस हमारे पास आएगा, रेफरेंस आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा सिंपल सा ऑपरेटर। ठीक है ना, ऑपरेटर ग्रेड के हिसाब से नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल के नाम से।
ठीक है, क्योंकि इक्वल है ना हमारे पास। यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर इक्वल का इस्तेमाल करूँ, तो यहाँ पे ऑपरेटर भी कौन सा लिखूंगा, इक्वल लिखूंगा मैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ जाएंगे, इसमें जो है मैं एक लिखूंगा कॉन्स्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा मैं कॉन्स्ट रखता हूँ, तो ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो सके इसके अंदर। टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर रेफरेंस आ गया, मैं ओ बी जे लिख लेता हूँ मैं, ओ बी जे लिख लिया मैंने यहाँ पर। ठीक हो गया। या फिर अगर हम हैंडआउट्स में जाए, हैंडआउट्स में उन्होंने मेरे ख्याल से आर एच एस इस्तेमाल किया हुआ है, खैर उन्होंने पी टी एस इस्तेमाल किया हुआ है नीचे मेरे ख्याल से जो है ना। अगर हम जाए ना यहाँ पर, ये लिखा हुआ उन्होंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, आर एच एस इस्तेमाल किया हुआ है। मैं यहाँ पर भी आर एच एस इस्तेमाल कर लेता हूँ, आर एच एस इस्तेमाल कर लिया मैंने भी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास लॉजिक समझनी है। हमने क्या करना है, हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू वो उसी को रेफर करे। ठीक है, जो इसकी वैल्यू वो उसी को रेफर करे। ठीक है, नहीं कि यहाँ पे दोनों वैल्यू एक ही सेम पॉइंट पे ना आए। ठीक हो गया। तो मैं पे यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ दिस, दिस का मतलब क्या होगा हमारे पास, दिस का मतलब है कौन सी क्लास, टेस्ट वाली क्लास। कौन सी क्लास, टेस्ट वाली क्लास, नॉट इक्वल टू आर एच एस। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ये कंडीशन का मतलब है हमारे पास के दिस नॉट इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ आनी हुआ है हमारे पास, रेफरेंस। हमें रेफरेंस चेक करना है ना यहाँ पर। ठीक है, और कुछ भी नहीं चेक करना। और यहाँ पे जो है हमारे पास इसका आप कह सकते हो, ब्रैकेट्स भी यहाँ पर क्लोज होनी है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर एक कंडीशन हमें बता कर ही है। ये कंडीशन क्या है कि हमारे पास अगर इफ एड्रेसेस सेम देन इग्नोर। कैसे, अब यहाँ पर टेस्ट, अब मैंने लिखा अभी टी वन इज इक्वल टू टी वन। मैंने यहाँ पे लिखा इसका भी एड्रेस सेम है, इस वाले का भी एड्रेस सेम है। ठीक है ना, तो क्या होगा हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी। उसके अलावा अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर कंडीशन आने के, इसका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस इसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ टी वन, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हमारे पास क्या कर देगा, सिंपल सा यहाँ पे नीचे लिख दूंगा यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न TURN, रिटर्न दिस। ठीक है ना, हमारे पास आपको मालूम है ये हमारे पास पॉइंटर वाला देश है, रेफरेंस वाला देश है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और इसी के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा अगर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट आएंगे, अगर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल से करूँगा इसकी इस तरह करके इज इक्वल टू, हमारे पास जोन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है आर एच एच डॉट एक्स, उसकी वैल्यूज़ की वापस क्या करें यहाँ पर सेव कर दे, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, क्लियर होगी। यहाँ पर वापस एड्रेस साइन नहीं आना, सॉरी, यहाँ पर स्टार है क्योंकि वैल्यू है ना, वहाँ पर हमने वैल्यू सेव करनी है। ठीक है ना, ऐसा करके लिखेंगे हम इसको। क्लियर हो गया। अगर आपको मैं हैंडआउट्स में भी दिखाऊँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे पास। ठीक है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह, करेक्टर यहाँ पर सेव करें, लेकिन मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेव कर रहा हूँ, टीचर वैल्यू सेव कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है ना, आपको अगर आपको मैं करेक्टर वैल्यू समझाता ना मैं, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप कहते ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हुआ किस तरह नहीं हुआ। ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू को आसान हो जाता है काम समझाना। ठीक है, हमारे पास अब दोबारा समझें यहाँ पर हो क्या रहा है। हमारे पास क्या होगा जब यहाँ पर वैल्यू आएगी, हमारे पास क्या होगा जब यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो एड्रेस इस बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सेव करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ से दोबारा से कॉपी करता हूँ मैं, प्रिंट स्क्रीन, और पेंट भी आता हूँ मैं इधर अलग में। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें होगा क्या हमारे पास जो है वो जो दो बनी हुई है हमारे पास एक्स्ट्रा करके। ठीक है ना, इसके यहाँ से येलो कर देता हूँ मैं। ये हमारे पास क्या होगा, टी वन, और ये हमारे पास क्या होगा, टी टू। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास इसका एड्रेस है ना, ये जो इसका एड्रेस है, अभी इसका एड्रेस होगा वो इसी वैल्यू को करेगा, और जो इसका एड्रेस होगा वो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे एक न्यू वैल्यू क्रिएट कर लेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, एक न्यू वैल्यू यहाँ पर क्रिएट कर लेगा। सपोज करिए टी वन की वैल्यू 30 है, उसने बस क्या करना है, यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ 30 प्लेस कर देना है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर इसको 40 करूँगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ इधर 40 होगा, इधर 40 नहीं होगा, यहाँ पर 30 ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास ये जो वहाँ पर फंक्शन बनाया ना मैंने ये वाला, इससे हमारे पास ये फ़ायदा हुआ। ठीक है ना, टी वन के अंदर अगर मैं चेंज करूँगा 40, तो सिर्फ और सिर्फ टी वन में चेंज होगा, टी टू के अंदर चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको रेफर नहीं कर रहा है, इसने यहाँ से इसका बस कॉपी करके यहाँ पर ले गया।
मैंने यहाँ पे रेफरेंस क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस क्यों लिखा, ताकि वो पूरा का पूरा रेफरेंस उसका ना न्यू बना ले, एक कॉपी करके न्यू बना ले, ठीक है ना, ताकि हमारे पास रिडंडेंसी ना क्रिएट हो जाए, ठीक है ना, डुप्लीकेशन क्रिएट ना हो सके इसकी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा हम क्या करते हैं, इसको दोबारा टेस्ट करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम दोबारा टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। इसके यहाँ से प्ले करता हूँ मैं, सॉरी एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास T1 की वैल्यू क्या 20 है, और T2 की सॉरी T2 की वैल्यू 20 है, और T1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 30 होगी, ठीक है ना। हमारे पास जब यहाँ पे लिखा मैंने, ये यहाँ पर हमारे पास आ गया ना 30 20, ठीक है। हमने पहले लिखा T1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 20 होनी चाहिए, ठीक है। उसको मैंने किसके अंदर सेव कर दिया, T2 के अंदर सेव हो गया, यानी कि हमारे पास जो अभी T2 के अंदर क्या सेव है 20 सेव है, T2 के अंदर क्या सेव हो गया हमारे पास 20 सेव है। उसके बाद मैंने T1 की वैल्यू का चेंज कर दी मैंने 30, T1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या सेव कर दी 30, ठीक है ना। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब यहाँ पर सेव हो T1 की वैल्यू चेंज हुई है, T2 की वैल्यू चेंज हुई है। पहले क्या होता है हमारे पास, जब मैंने T1 की वैल्यू चेंज की थी ना, वो साथ ही साथ T2 की वैल्यू भी चेंज कर रहा था, ठीक है ना। अगर मैं आपको उसको पेन में थोड़ा बहुत समझाऊँ ना, था कॉन्सेप्ट हमारे पास इसका फ्लोएशन चल कैसे रही है। यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास वही दो मेमोरी, हमारे पास क्या है दो मेमोरी बनी हुई ऐसा करके, एक, और यहाँ पे आपका ऐसे दो, ठीक है ना। नीचे हमारे पास आप वही चीज़ बनी हुई जो हमारे पास हीप बनी हुई थी ऐसा करके, जहाँ पे हमारे सारी मेमोरी की एलोकेशन बनी हुई थी, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर लिखा, जब मैंने यहाँ पर लिखा T1 20, यानी कि जो वहाँ पर T1 की वैल्यू यहाँ पर क्या सेव हो गई 20 सेव हो गई है। ये यहाँ पास क्या है T1 है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है T2 है, ठीक हो गया। T1 में क्या सेव हो गया 20 सेव हो गया, ठीक है ना। जब मैंने लिखा T2 इज इक्वल T1, T2 इज इक्वल T1, इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका रेफरेंस था, रेफरेंस कहाँ से है हमारे पास, ये वाले फंक्शन से। यहाँ पे लिखा है ना रेफरेंस पूरा का पूरा हमारे पास क्या होगा यहाँ पर चले आएगा। अगर हमारे पास दोनों डिफरेंस के रेफरेंस है तो फिर ही वैल्यू सेव होगी, अदरवाइज हमारे पास जो पुरानी वैल्यू थी वही जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, मैं लिखा है यहाँ पर T2 इज इक्वल टू T1, अभी T1 के पास कौन सी वैल्यू है 20 है ना, तो वहाँ पर T2 के अंदर क्या सेव हो जाएगा हमारे पास, आप कह सकते हो यहाँ पर 20 सेव हो जाएगा। अब ये इसको रेफर नहीं कर रहा हमारे पास, इसको रेफर नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसकी एक अलग से वैल्यूज यहाँ पर आ रही है। पहले तो ऐसा होता ना कि इसको रेफर कर रहा था डायरेक्ट, यहाँ से इसका लिंकअप खत्म हो गया था। अब ये ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ओवरलोड असाइनमेंट ऑपरेटर बनाया हुआ है, जो क्या कर रहा है हमारे पास एक पूरा का पूरा न्यू रेफरेंस क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे पास न्यू रेफरेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि 20 लिख रहा है उसके लिए T2 के लिए। बाद में मैंने क्या किया, बाद में मैंने कहा भी नहीं T1 की वैल्यू 20 नहीं चाहिए, मुझे 30 चाहिए। T1 की वैल्यू मेरे का चाहिए 30 चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी जगह जो है ना हमारे पास क्या सेव हो जाएगा 30 सेव हो जाएगा, इधर इधर हमारे पास क्या सेव हो जाएगा 30 सेव हो गया, ठीक है ना। इधर क्या सेव हो गया 20 की जगह 30 सेव हो, सिर्फ और सिर्फ इधर सेव होगा, इधर सेव नहीं होगा, ठीक है ना। अब T2 की वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी 20 ही थी इधर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 30, और T2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 20 आ गई। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है, जो कि यहाँ पर लेक्चर नंबर 17 में था, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 18 में जाए, अगर हम लेक्चर नंबर 17 सारा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 18 में जो है ना आप कह सकते हो, यहाँ पर देखें वही चीज़ हुई हुई है, यहाँ पर देखें, ये देखें रिटर्न दिस, जहाँ पर वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये देखें कंडीशन वही बनी हुई है यहाँ पर जो मैंने पहले बनाई हुई थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 18 में ना हमारे पास एक है सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना। सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम से पहले जो है ना मैं आपको कुछ चीज़ समझना चाह रहा हूँ, वो है हमारे पास लेक्चर नंबर 17 का ही पार्ट है, वो है ये चीज़ कि यहाँ पर वर्किंग कैसे हो रही है ये चीज़ वाली, ठीक है ना। यहाँ हम इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं, हम जो है ना हमारे पास हम इसको इस तरह करके भी ले सकते हैं, ठीक है। अब कैसे ले सकते हैं हम इसको, हम क्या करेंगे सिंपल सा, मैं यहाँ पे जाऊँगा इधर, मैं पहले मैंने ये लिखा हुआ था ना, अब मैं क्या करूँगा T2 इज इक्वल टू T3, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं एक और आप कह सकते हो डिफाइन कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट T3 के नाम से, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब इधर क्या होगा हमारे पास, अभी मैंने ना T2 का वैल्यू दिया ना T3 का वैल्यू दिया, इसका मतलब क्या T2 और T3 के पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी,
बिल्कुल जीरो होंगी, क्योंकि ऊपर मैंने सेटिंग की हुई है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। जबकि T1 के पास कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 10 है, सॉरी 20 है। कौन सी वैल्यू यहाँ पर 20 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ज़रा, अभी T3 के अंदर क्या मौजूद है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, T2 के अंदर क्या सेव हो गया, जीरो सेव हो गया। अगर यहाँ पर T2 के अंदर जीरो सेव है तो हमारे पास, इसको हमने पता कैसे सेव करना होता है। इसको हम इसको शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ मैं कैसे, कि वहाँ पर हो क्या रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमें मालूम है मैथ में करते होते हैं हमेशा करके, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, हमेशा करते हैं ना, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना, कॉमन लगा के y इज इक्वल टू जेड, ठीक है ना। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, जिसका आंसर आएगा उसको हम इसके साथ सोल्व कर देंगे। जिसका आंसर है हमारे पास x आएगा सपोज करें, ठीक है ना, फिर उसको x इज इक्वल जेड कर देंगे हम, ठीक है ना। इस तरह करना होता है हमने काम, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास जो है अभी, सॉरी, हमारे पास जो है अभी T2 के अंदर का सेव है, जीरो सेव है, ठीक है ना। T2 के अंदर का सेव है, जीरो सेव है। T3 के अंदर जीरो सेव है। और T1 के अंदर का सेव है 20। अभी यहाँ पर सबसे पहले कैसे सेव करेंगे, ब्रैकेट्स वाले को, T2 इज इक्वल टू T3, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर T2 के अंदर क्या सेव होगा दोबारा से, जीरो। T3 की वैल्यू का तो जीरो। अब आप सोच रहे होंगे T2 के अंदर भी जीरो सेव है, तो हमने यहाँ पर जीरो क्यों नहीं लिखा, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना, जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है ना, कौन सी वाली, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हमेशा सेविंग के लिए काम आती है। किसके लिए, सेव के लिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास, जोन सी वैल्यू सेव करनी है, ये वैल्यू हमेशा इसके अंदर सेव होती है, ठीक है ना। अभी T2 की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ T3 की वैल्यू आएगी। T3 की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, जीरो किस में सेव हो गया दोबारा से, T2 के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, T2 इज इक्वल टू T1 आ जाएगा। T1 के अंदर का सेव है हमारे पास 30, T1 के अंदर का सेव है हमारे पास 30, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है T1 के अंदर का सेव हो गया, सॉरी T2 के अंदर का सेव हो गया 30 सेव हो गया, ठीक है ना। T1 के अंदर का सेव हो गया हमारे पास 30 सेव हो गया, ठीक है ना। सॉरी 30 सेव नहीं होगा हमारे पास, यहाँ पर 20 ही सेव होगा, 20 सेव होगा। क्या सेव होगा, 20 सेव होगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 यहाँ पर पहले लिखा हुआ ना, 30 तो बाद में सेट हुआ है, 20 सेव होगा, ठीक है। जबकि T3 के अंदर का सेव है, जीरो सेव होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, T1 हमारे पास क्या होगा 30, T1 का हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 30, T2 का वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 20 आ जाएगी, और T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर जीरो आ जाएगी, 30 20 जीरो। इसको ज़रा एक मरतबा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको एक मरतबा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मेरा VS को हट गया था गलती से ना। अब यहाँ पे देखिए 30 20 जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए T1 T2 T3, क्लियर हो गया अब आपको कि यहाँ पर हो क्या, ये कैसे हुआ हमारे पास ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, बाय यूजिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये चीज़ हमारे पास, ये चीज़ है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे लेक्चर नंबर 18 में हमारे पास क्या है, सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर। सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है T1 इज इक्वल टू T1, मैंने यहाँ पर इस तरह करके लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान आप कह सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर जो है ना लिखा हो ना, यहाँ पर अगर मैंने ये वाली कंडीशन ना लिखी हो, तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिट चले जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एरे है हमारे पास, वो क्या करेगा, दोबारा दोबारा इसी के अंदर सेव करता रहेगा। इसके अंदर क्या करेगा, हमारे पास अगर T1 के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेव है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा इसी के अंदर सेव कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम ऐसा करते ही नहीं है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कंडीशन बनाई हुई, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आए उसका एड्रेस सेम हो, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास जो करंट मौजूद क्लास है ये वाली, ठीक है ना, कौन सी वाली, ये वाली क्लास है, अगर इसके बराबर है तो क्या करे, उसके अंदर सेव ना करे, उसके अंदर सेव ना करे, उसको बस ऐसे ही रिटर्न कर दे जो उसकी वैल्यू थी पहले से, ठीक है ना। ठीक हो गया। यहाँ पे वही बताया हुआ है कि हमारे पास जो उसका वैल्यू आ रही है वो उसे करेगा एक अनडिफाइंड कर देगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए बकायदा उन्होंने खुद बता दी, एरर आ जाएगा ऐसा करके, अगर हम यहाँ पर इसको विदाउट यूजिंग ऑफ इफ कंडीशन करेंगे ना, अगर हम चेक नहीं करेंगे तो आप एरर आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या, अदर बाइनरी ऑपरेटर आपको मालूम है, इसके प्लस इक्वल, प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि रियल इज इक्वल रियल वाला, ठीक है ना, हम लिखते होते हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि T1 इज इक्वल टू T1
प्लस T2। अगर मैं चाहता हूँ ये लिखूँ मैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी वहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी T1 प्लस इक्वल टू T2। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये आप खुद बना के देखिए, देखिए ये वाला कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हैंड आउट से बना हुआ पूरा पूरा देखिए ज़रा, आप यहाँ से भी देख सकते, पूरा बना सकते हैं, वैसे भी देख सकते, आप खुद से बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये फ्रंट फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फ्रंट फंक्शन हम जो है ना, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर क्या क्या आप कह सकते हैं फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें डिसएडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एडवांटेज क्या है फ्रंट फंक्शन से, आप कह सकते हैं कि फ्रंट फंक्शन जो है ना एक लिमिटेड तौर पर ओवरलोड करने देता है, ठीक है ना। जबकि ओवरलोडिंग जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट के लिहाज से काम करता है। अगर आप यहाँ पर देखो, हमारे पास ओवरलोड करते हैं यहाँ पर, ये हमने ओवरलोडिंग किया ना, तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है ना। जबकि हम फ्रंट फंक्शन की जब आप बनाते हैं ना, फ्रंट फंक्शन के अंदर भी कभी कभार हम आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ही पास करते हैं, और फ्रंट फंक्शन के अंदर भी। लेकिन फ्रंट फंक्शन का एक और फायदा होता है कि हम उसके अंदर हर एक चीज़ असेस कर सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल भी असेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी और पब्लिक भी, ठीक है ना। और जबकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, जबकि फ्रंट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के साथ काम करता है, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ दोनों में फ़र्क क्या है, आपने गौर से सुनना है, इसके एमसीक्यूज वगैरह भी आए थे होते हैं हमारे पास कभी कभार। फ्रंट फंक्शन, अगर हमने किसी क्लास के साथ फ्रंट फंक्शन बनाया है ना, तो वो हर एक चीज़ असेस कर सकता है उस क्लास की, प्राइवेट वेरिएबल भी, प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी, पब्लिक वेरिएबल भी, चाहे वो फंक्शन चाहे वो क्लास हो, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी असेस कर सकता है, लेकिन वो काम किसके साथ करता है, ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कि मैं जो हूँ उसको इस तरह करके नहीं ले सकता, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इस तरह करके नहीं ले सकता, T1 डॉट ऑपरेटर इस तरह करके नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना। इस तरह आप ये कह सकते हो ट्रेडिशनल वे होता है, लेकिन नुकसानदेह होता है, ठीक है ना। इससे काफ़ी सारी चीज़ें आप कह सकते हो खराब खराब हो सकती है। इसको अगर लिखूंगा T1 प्लस T2, अगर मैंने लिखा होगा ना वो प्लस वाला, तो उसको उस तरह करके लिखूंगा। जबकि अब आप फ्रंट फंक्शन जो है ना हम इसको उस तरह करके लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है ABC नाम का, हम उसको उस तरह करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दो मेजर डिफरेंस है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपके वहाँ पास कुछ और ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये वहाँ पर लेक्चर में 17 था और 18 था। आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। काफ़ी मज़े का लेक्चर था, अगर आपने इसको थोड़ी देर सुना होगा तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।